Hello, welcome to Teacher Select Academy. I am your host, your friend, your teacher, गुफरान। मैं बता देना चाहूँगा कि हम लोगों ने हिंदी पेडागोगी के यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र के लिए क्लास स्टार्ट कर दिया है। इसमें आज ये सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग नोआम चॉम्स्की के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे समझेंगे। और पिछले क्लास में हमने जो चर्चा किया था वो जॉन डेवी के बारे में एक काफ़ी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से जॉन डेवी का एक संक्षिप्त वीडियो में चर्चा की गई थी। उम्मीद करता हूँ आप सब ने देखा होगा, पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और सपोर्ट करें हमें, क्योंकि लॉकडाउन की इस स्थिति में ऐसा लग रहा है कि इस क्लास के अलावा हमारे पास कोई और सुविधा दूसरे क्लास की नहीं है। तो जैसे अभी चल रहा है क्लासेस को वैसे अरेंज किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। आप सभी का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। तो नोआम चॉम्स्की की चर्चा करते हैं। 1935 में उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नोआम चॉम्स्की अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक थे अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने 1957 में सिंथेटिक स्ट्रक्चर नामक एक ग्रंथ लिखा। मतलब उनका ग्रंथ जो भाषा के लिए बनाया गया उसका नाम था सिंथेटिक स्ट्रक्चर, और उनके व्याकरणिक सिद्धांत रूपांतरण निष्पादन व्याकरण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने व्याकरण के लिए जो ट्रांसलेट करके चीज़ों को बनाया और बताया उसे व्याकरणिक सिद्धांत कहा जाए, जो उसका एक ट्रांसलेट फॉर्म था। 1965 में एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स नामक ग्रंथ में संशोधित व्याकरण को दोबारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने जो व्याकरण की बुक लिखी थी पहले, व्याकरणिक सिद्धांत, जिसका रूपांतरण करके उन्होंने निष्पादन व्याकरण के नाम से उसे लोगों के बीच प्रोड्यूस किया था। 1965 में जो उन्होंने दूसरी एक ग्रंथ लिखी, एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, ये ग्रंथ लिखा और इसमें संशोधित व्याकरण को दोबारा प्रस्तुत किया गया। भाषा के लिए चॉम्स्की का कहना है कि भाषा के व्यवहार की क्षमता मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति में शामिल है। मानव मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमता है। उनके अनुसार मन भाषा के तत्वों में संशोधित करके नियमों में बांधता है। देख रहे हैं यहाँ, मानव मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमता इस प्रकार हो सकती है कि यह मन भाषा के तत्वों को संशोधित करके नियमों में बांटता है, निर्धारित करता है, और उसके पश्चात हम उस भाषा को अर्जित करते हैं। नोआम चॉम्स्की भाषा की सृजनात्मकता पर विशेष बल देते हैं। बच्चे के जन्म के बाद से ही वह सीखने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगता है, भाषा को सुनता है, मन के अंदर नियमों को अंकित भी करता है। इन्हीं अंकित किए हुए अथवा आत्मसात किए हुए नियमों को ध्यान में रखते हुए वह वाक्यों का अर्थ निकालता है। एक एक लाइन को देख के समझिएगा एक एक लाइन क्या कहना चाहता है, क्योंकि भाषा में इनसे एक क्वेश्चन श्योर होता है चॉम्स्की से, और वो किसी भी रूप में हो सकता है। चॉम्स्की इन आत्मसात किए हुए गुणों को आंतरिक व्याकरण कहते हैं। बच्चे जो भी भाषा को आत्मसात कर लेते हैं तो उसे क्या नाम दिया गया? बच्चों के लिए उसे कहा गया कि वो उसका आंतरिक व्याकरण है। उनके अनुसार आंतरिक नियमों को व्याकरण के क्रमिक नियमों के समुच्चय के रूप में दिखाना आवश्यक होता है। क्रमिक नियमों के समुच्चय यानी कि जो नियम लगातार बनाए गए हों और उन्हीं नियमों के आधार पर उन सबको एक समुच्चय के रूप में दिखाना जरूरी माना गया। भाषा में वाक्यों की संख्या, अगर उसके बारे में बात की जाए कि वाक्यों की संख्या अनंत है, परंतु उनकी संरचना के साधन प्रयोग का कोई अंत नहीं है कि भाषाओं का हम किस रूप में और किस साधन में कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए भाषा वैज्ञानिक उन सभी साधनों को, प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं जिनसे वाक्य का जन्म होता है। भाषा वैज्ञानिक जो भी है उन सभी साधनों को, प्रक्रिया को समझने में लगा देते हैं। जो भी साधन है उनके पास समझने के प्रयास में लगा देते हैं जिनसे एक वाक्य का जन्म होता है। सभी शब्दों का एक एक करके चयन करके जोड़ के चॉम्स्की ने इसके लिए 3 नियम निर्धारित किए। क्या है वो नियम? नंबर 1,
भाषा के सामान्य सिद्धांत को समझना और सार्वभौमिक व्याकरण का निर्माण करना। सार्वभौमिक व्याकरण को अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप याद रखिएगा इस टॉपिक को कि सार्वभौमिक व्याकरण की बात कौन करता है। इसे यूनिवर्सल ग्रामर का नाम भी दिया गया है इंग्लिश में पूछा जाए तो सामान्य सिद्धांत को समझना और सार्वभौमिक व्याकरण का निर्माण करना। इसमें सार्वभौमिक व्याकरण आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसकी बात नोआम चॉम्स्की करते हैं। वाक्य के निर्माण और उसकी ज्ञान के विकास की प्रक्रिया को समझना जरूरी होता है कि बच्चों में वाक्य का निर्माण और उसके ज्ञान के हिसाब से वो प्रक्रिया कैसे चलती है। अचेतन ज्ञान का पता लगाने का प्रयास करना जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा का शुद्ध व सफल प्रयोग करता है। अचेतन मन समझ रहे हैं? अरे अनकॉन्शियस माइंड को अचेतन मन कहा जाता है। तो अचेतन ज्ञान जो हमारे माइंड में कहीं जाके स्टोर हो गए हैं कभी का, उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं? कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा का शुद्ध सफल प्रयोग करता है जब उसके पास अचेतन मन में ज्ञान कहीं भी पहले से एडजस्ट हुआ रहता है तब। चॉम्स्की के अनुसार प्रेक्षण की पर्याप्तता, यहाँ एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रेक्षण की पर्याप्तता यानी ऑब्जर्वेशन करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो। दूसरा, वर्णन की पर्याप्तता, मतलब तथ्यों और चीज़ों को देख के उसके बारे में वर्णन करे, डिस्क्रिप्शन दे। इन दोनों गुणों के माध्यम से वक्ता के बोलने की क्षमता का वर्णन हो जाता है। यानी कि बच्चा कोई चीज़ों को देखे, प्रेक्षण पर्याप्त रूप से करे और उसका वर्णन पर्याप्त रूप से अगर कर रहा है तो समझ जाइए कि उस बच्चे में बोलने की क्षमता का वर्णन भी आसानी से किया जा सकता है। इस मॉडल के अनुसार वक्ता के मन की प्रक्रिया, मतलब जो भी चीज़ें उसके मन में चल रही है वो मन की प्रक्रिया, भाषा अर्जन व भाषा दोषों का विश्लेषण, यानी भाषा अर्जित करने में क्या क्या भाषा के दोष हैं, क्या क्या बुराइयां हैं उसमें, उनका विश्लेषण एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसे शब्द से शुरू होता है, शब्द से दो शब्द बनते हैं, दो शब्द के कई शब्द मिलाकर वाक्य बनते हैं। छोटे बच्चे भी भाषा सीखने के लिए एक क्रम के अनुसार चलते हैं। 5 या 6 वर्ष तक वे अपनी मातृभाषा को पूरे अधिकार के साथ बोलने और समझने लगते हैं। 5-6 वर्ष का बच्चा अपने सोसाइटी में लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगता है, चाहे वो भोजपुरी हो, मगही हो या कोई भी अन्य भाषा हो, तो वो समझने लगता है। भाषा विज्ञान के आधार पर वह विश्लेषण की पर्याप्तता का चरण भी पूरा कर लेता है। मतलब विश्लेषण जब हम करते हैं तो पता चलता है कि बिल्कुल वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, अपने चरण को पूरा कर रहा है। इस प्रकार यह प्रक्रिया 3 गुणों के साथ संपन्न होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए 2 तरह के कारक भी बताए गए हैं। पहला कारक है जहाँ व्याकरण की दक्षता विशेष है, मतलब बच्चे को व्याकरण में बहुत क्लियर होना जरूरी है। वही ग्राह्य व्यवहार का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी बच्चा जो भी व्यवहार ग्रहण कर रहा है उसका योगदान बहुत ज़रूरी होता है और व्याकरण की दक्षता भी बहुत ज़रूरी है। 1965 की उनके ग्रंथ में 3 तरह के नियमों की कल्पना की गई है। वो तीनों नियम इस प्रकार हैं। पदबंध रचना नियम, मतलब एक पद को दूसरे पद से जोड़ जोड़ के और वाक्य का निर्माण करना, वही है पदबंध रचना नियम। दूसरा है रूपांतरण नियम, मतलब एक से एक भाषा से दूसरे भाषा में उसका रूपांतरण कर सके। तीसरा है स्वनिमक नियम बंध, स्वनिमक नियम पदबंध, यानी स्वयं से जो सेल्फ बाई सेल्फ कुछ चीज़ें उन्होंने डेवलप किया होगा, नियम पदबंध को बनाया होगा, कुछ स्टेप बनाए होंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते होंगे। तो बच्चों में ये 3 तरह के नियमों की कल्पना किया है उन्होंने कि बच्चे भाषा सीखने में इन तीनों नियमों के आधार पर कार्य करते हैं। भाषा वाक्यों का समुच्चय है और इसे ध्यान में रख के उन्हें रूपांतरण प्रजनक व्याकरण की रचना की, जिसमें वाक्य विन्यास के भी 2 भाग उन्होंने बताए। पहला है आधार संघटक मूल्य वाक्य रूपांतरण, मूल वाक्य की संरचना या आंतरिक संरचना को जन्म देता है और रूपांतरक घटक उसके बाहरी संरचना से परिवर्तन लाता है। कैसे परिवर्तन लाता है आंतरिक और बाहरी रचनाओं में, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मोहन ने खाना खाया, ये बीज वाक्य है, यानी मूल वाक्य इसको कहा जाएगा। मोहन के द्वारा खाना खाया गया, ये रूपांतरित वाक्य है। इसको इस रूप में अंग्रेजी में समझ सकते हैं, जो लोग अंग्रेजी के ग्रामर को समझे होंगे जानते होंगे कि एक को एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरे को पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बीज वाक्य है और जब हम उसको पैसिवली चेंज कर देते हैं तो वो रूपांतरित वाक्य बन जाता है। तो रूपांतरित करने में
हम लोग उसे एक्टिव से पैसिव बना देते हैं। जैसे मोहन ने खाना खाया, ये एक्टिव वॉइस में है, और मोहन के द्वारा खाना खाया गया या खाना मोहन के द्वारा खाया गया, ये रूपांतरित वाक्य के रूप में हो गया, यानी कि उसका पैसिव फॉर्म हो गया, इनडायरेक्ट वे में बताना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें रूपांतरण की धारणा में गहन संरचना और बाह्य संरचना की धारणा को व्यक्त किया गया है। चॉम्स्की के प्रारूप के अंतर्गत सभी रूपांतरण नियमों में व्याकरण में अर्थ का नया घटक जोड़ा गया। ये गया हो गया है, ध्यान रखिएगा। व्याकरण में अर्थ का नया घटक जोड़ा जाता है जब हम उसे रूपांतरित करते हैं तब। रचना नियम के अनुसार सही और स्वीकार करने योग्य वाक्य को घटकों में दिखाते हैं। वाक्य संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, जैसे गीता बाजार गई, इस वाक्य में संज्ञा पदबंध संज्ञा की ओर ध्यान केंद्रित करता है गीता, और क्रिया पदबंध संज्ञा और क्रिया पदबंध को दिखाता है कि वो कहाँ गई, तो बाजार गई। यहाँ अलग अलग क्रियाओं के रूप को दिखाया जाता है। रूपांतरण नियम के अनुसार हम वाच्य क्रिया या नाभिकीय बीज वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे रूप स्वनिमिक। इस नियम के अनुसार क्रिया के अलावा हम उपरोक्त दोनों नियमों के बाद सामान्य वाक्य के उच्चारण का रूप परिवर्तित हो जाता है। वाक्य विन्यास के तत्वों के अनुसार बाह्य संरचना पदबंध नियम वाक्य का अर्थ और स्वरूप सभी वाक्य की संरचना आंतरिक रूप से बदल देता है। मतलब जब हम उसे चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसकी संरचना आंतरिक से बाह्य रूप में वो पूरी तरह बदल जाते हैं। 1965 के नियमों के आधार पर पदबंध रचना नियम और शब्दावली है। यह वाक्य में गलत प्रयोग को रोकने का कार्य भी करती है। 1965 के मॉडल में समान बाह्य रूप से विभिन्न आंतरिक संरचना बाह्य संरचना के विकास पर संरचनात्मक स्थिति को स्पष्ट करते हैं। उनके मानक सिद्धांत की व्यवस्था को स्थापित करने के बाद भी रूपांतरण विषयों में अर्थ परिवर्तन होते रहता है। इसके लिए उन्होंने विस्तारित मानक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया जिसमें रूपांतरण के द्वारा प्राप्त बाहरी संरचना को भी अर्थ निर्णय के लिए स्वीकार किया गया है। बाद में 1972 में अपने नियम को संशोधित भी किया उन्होंने, उसको विस्तारित मानक के रूप में बताया, और विन्यास में बाध्यता और अवशेष सिद्धांत का विकास किया गया, जिसके अनुसार जब वाक्य का कोई अवयव अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चला जाए तो मूल स्थान पर कोई अवयव छोड़ देता है जिससे उसका संबंध हो। इसे सार व्याकरण की संज्ञा दी गई। 1981 में कहा गया कि यह पूरे व्याकरण का एक सार है, एक निचोड़ है, इसको समझना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1981 में लेक्चर इन गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने अपने नए उपागम की घोषणा की जिसमें संचरण में भी बदलाव आते रहते हैं, क्योंकि सारी भाषाई संरचनाओं को एक ही नियम में बांध पाना बहुत ही मुश्किल काम है। सार्वभौमिक व्याकरण के उद्देश्य से हटकर उन नियमों को अमूर्त स्तर पर विखंडित करके देखा जा सकता है। इसलिए उन्होंने भाषा के आंतरिक स्तर वाक्य विन्यास के नियम के अनुरूप बाह्य संरचना में बदलाव को अनुशासन और अनुबंध का सिद्धांत कहा। इसमें नियमों के व्याकरण की उसकी जगह सिद्धांत व्यवस्था की और व्यवस्था प्रक्रिया को रखते हुए उसका प्रयोग किया। इस अवस्था में व्याकरण के नियमों की जगह उप व्यवस्थाओं के सिद्धांतों की प्रवृत्ति का प्रयोग किया गया, जो कि सार्वभौमिक व्याकरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषाई सार्वभौमिक तत्व को लक्ष्य करके सार्वभौम व्याकरणिक संरचना को स्थापित करने का प्रयास किया गया, और सार्वभौमिक व्याकरण संसार के सभी समाज भाषा का प्रयोग करते हैं। सार्वभौमिक का मतलब ही होता है कि जो दुनिया में हर जगह कार्य हो, उसका कार्य हो और वो कार्यरत हो। यहाँ लिखा ही गया है कि सार्वभौमिक व्याकरण संसार के सभी समाज भाषा का प्रयोग करते हैं, वे सभी भाषा का व्यवहार भी करते हैं। सबकी भाषा सीखने, समझने और व्यवहार करने की वजह है इनमें बहुत सारे सार्वभौमिक तत्व मिलते हैं, जैसे सभी भाषाओं में संज्ञा होती है, क्रिया होती है, सर्वनाम होती है, शब्द इत्यादि प्रयोग में लाए जाते हैं। यह सभी तत्व बोलने की क्षमता, अभिव्यक्ति, सहन शक्ति, सृजन शक्ति को प्रदर्शित करता है। मानवीय अभिव्यक्ति के लिए संगठित वाक्य जो व्याकरण के अनुरूप भी हो, उन्हें ग्रहण करना संभव हो, उन्हें अध्ययन का आधार बनाया जाता हो,
तो वो भाषा मानवीय कहलाएगी। चॉम्स्की में भाषा सीखने और उनके प्रयोग के संदर्भ में यह कहा कि मानव किसी भाषा को सीखने के बाद नए नए विचारों व वाक्यों का सृजन स्वयं कर लेता है। उन्होंने भाषा विज्ञान को मनोविज्ञान से संबंध माना। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भाषा विज्ञान को मनोविज्ञान से संबंधित होकर किसने बताया था? तो चॉम्स्की ने बताया। उनके अनुसार से भाषा में मनोवैज्ञानिक अध्ययन के साथ संज्ञानात्मक मनोविज्ञान भी सहायक माना जाएगा। तो इस तरह से आज आपने देखा शॉर्ट में यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में देखा। इन्होंने ये भी बताया कि भाषा बच्चों में क्या होती है, भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। और यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में इन्होंने बताया। और साथ ही साथ एक और तथ्य मैं आपको अलग से बता दूं कि नोआम चॉम्स्की ने लैड के बारे में बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अर्जित यंत्र जो बच्चों में जन्मजात होती है, उसी लैड की चर्चा करते हैं नोआम चॉम्स्की। तो 3 तत्व इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में जो भाषा सीखने की एक ग्रामेटिकल पोर्शन है वो यूनिवर्सल ग्रामर की वो बात करते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर के बाद वो जेनेरिक ग्रामर की बात भी करते हैं। जेनेरिक ग्रामर और यूनिवर्सल ग्रामर दोनों इन्हीं की कही हुई कथन है। और लैड के बारे में किसने बताया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो नोआम चॉम्स्की ने बताया। तो नोआम चॉम्स्की के बारे में एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए प्रिपेयर की गई है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को तथ्य समझ में आए होंगे। वर्ड काफ़ी टफ होते हैं CTET में, इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि हिंदी के वर्ड भी उतने ही लेवल के इस्तेमाल किए गए हैं, काफ़ी टफ हैं। इन शब्दों को ध्यानपूर्वक समझ के, देख के, और तब इससे जुड़े संबंधित सवालों को आप बनाइएगा, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस वीडियो के बाद। अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको स्टीफन क्रैसन के बारे में। स्टीफन क्रैसन की चर्चा अगले वीडियो में होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और एक एक करके हम इस तरह के वीडियो प्रिपेयर करते जा रहे हैं, आपके लिए काम थोड़ा सा आसान ही रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।